अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। a 30-year female, known case of thyrotoxicosis. Okay, coming for elective thyroidectomy. Okay, how will you evaluate? पहला क्वेश्चन। Sir, I जी। will evaluate the patient on the basis of history, examination, and investigation. Okay, what are different causes of thyrotoxicosis? Sir, it could be fever, any infection, sepsis. फीवर, सेप्सिस, ये थायरोटॉक्सिकोसिस की कॉजेज हैं? No, sir, thyrotoxicosis can occur due to desecretion of T3, T3, T4 levels. ओके, सो एक्चुअली मैंने ये जानबूझ के मैंने गलत लफ्ज बोला था, या कह लें कि आप मैंने एक फीलर छोड़ा था कि थायरोटॉक्सिकोसिस है उसको, और वो इलेक्टिव थायराइडेक्टमी के लिए आया है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में उसकी सर्जरी होगी? Oh, yes, sir, नहीं होगी. ये मैंने जानबूझ के बोला था, ये मैंने जानबूझ के इंटेंशनली बोला था, ठीक है। अब सोचें दोबारा से कि इस पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस है और उसकी इलेक्टिव सर्जरी होनी है, तो पहला कॉज आपने जो बोला है ये तो फीवर सेप्सिस, इसमें तो ये प्रेसिपिटेट होता है। ये मैंने ये क्यों बोला है, ये मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए बोला है कि एग्जाम के अंदर जजमेंटल होके आंसर नहीं देना। जो एग्जामिनर आपको डाटा दे उसको गौर से सुनना है कि वो आपको बोल क्या रहा है। ये कोई भी नहीं आपसे पूछेगा इस तरह। ये मैंने आप लोगों को जगाने के लिए बोला है जानबूझ के। मैंने थायरोटॉक्सिक एक्चुअली इट शुड बी हाइपरथायराइडिज्म ना। तो हाइपरथायराइडिज्म की एक्सट्रीम जो कॉम्प्लिकेशन होती है उसको थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, मैं राइट? तो अब आप बताइए कौन सी कंडीशंस के अंदर हाइपरथायराइडिज्म होता है? व्हाट आर कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म? Sir, hyperthyroidism can be due to जी, सोचिए, शाबाश। Hello, sir, आवाज आ रही है? जी जी बोलें। जी सर, it can be due to autoimmune disease and it can be due to tumor or infective cause or due to ऑटोइम्यून नाम क्या होता है? जी सर, Graves disease. ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। और दूसरा आपने क्या बोला है? सर ट्यूमर ट्यूमर, ओके। और and एक acute मिनट, thyroiditis infection. एक्यूट एक्यूट थायराइडाइटिस में आमतौर पे ज्यादा केसेस में हाइपर होता है या हाइपो है? सर आई थिंक हाइपरथायरॉइड होता है. कौन से थायराइडाइटिस के अंदर हाइपो होता है? सर हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर हाइपो एक एक थायराइडिज्म मिनट होती असल में एक मिनट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो आपका है, ठीक है। मैं जल्दी से, मैं 5 मिनट्स में मैं खत्म करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ होगा, आप इस वक्त सुन। और कोई भी चीज आपको होता है, मैं आप लोगों को 2 मिनट दूंगा कि उसमें कोई चीज मिस है वो आपने बतानी है। आई एम ट्राइंग टू गिव हर चांस टू स्पीक आउट, ठीक है। तो अब आप लोग सिर्फ सुने बाकी, और पहले इनको बोलने दें। यस, कौन से हाशिमोटोज में होता है? उसने बोल दिया जवाब, जी ठीक जी है। सर. अब अगली बात ये हो गई कि एक देखें, इतना इतना अगर ये लॉन्ग केस में भी हो सकता है, टेबल बाय में भी हो सकता है। आपको जल्दी जल्दी बोलना है। आपको 3-4 ही जब आपसे कोई पूछे ना, तो इस वक्त आपके टिप्स पे होना चाहिए कि मैंने 2-3 वहां पर हाइपरथायराइड की कॉजेज क्या बतानी, ठीक है। इतना सोचे नहीं।
और ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि क्या थायराइडाइटिस के अंदर हाइपर होता है या हाइपो होता है। ये मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले MNG बोल, मल्टीन्यूक्लियर गॉटर, ग्रेव्स डिजीज, 2-3 आप बोलेंगे वो आगे चल पड़े। सिर्फ उन्होंने कॉजेज ही तो नहीं पूछनी ना। अगला वो आपसे सवाल ये पूछ सकते हैं इसी के रेफरेंस से कि हाइपरथायराइडिज्म के क्या फीचर्स होते हैं। सर हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स हैं वेट लॉस, डायरिया, पैल्पिटेशंस और ओके, ट्रेमर, डायरिया। अच्छा, अब आपने टैकीकार्डिया, देखिए ये बताया कि आपने, एक मिनट, आपने क्या इनके अंदर ये तरतीब रखने की कोशिश की है कि मैं एनेस्थीसिया से इंपॉर्टेंट पहले बोल दूं। जी सर नहीं। तो ये अगली प्रैक्टिस है, ये मैं आपको साथ साथ करेक्शन भी करता जा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश ये करें कि वहां पर बोल दें, ये भी बोल दें, लेकिन आप ये बोल के फौरन ये कह दें कि एनेस्थीसिया, ऐसे अब आपसे मैं क्वेश्चन को रीफ्रेज करके कह रहा हूँ, व्हाट क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म आर रेलेवेंट टू एनेस्थेटिस्ट। सर पैल्पिटेशंस, ट्रेमर्स पैल्पिटेशन, एंड आई ट्रेमर्स, सिम्पटम्स। आई सिम्टम्स, और इसके अलावा ट्रेमर्स। सर एक सेकेंड, टैकीकार्डिया, एफिब। अब आपने, हाँ ये देखे ना, अब आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो आपने अब बताई है। एफिब बोलना है आपने, टैकीकार्डिया बोलना है। ये पैल्पिटेशन ज्यादा बेहतर वर्ड है या टैकीकार्डिया ज्यादा बेहतर वर्ड है। सर टैकीकार्डिया। पैल्पिटेशन तो ब्रैडीकार्डिया में भी होती है या नहीं होती। जी सर। तो ये अब आपकी आंसर तीनों ही गलत है एक्चुअली। ट्रेमर्स का एनेस्थेटिस से क्या ताल्लुक है। हाँ सर नहीं है, इतना नहीं। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप सब लोगों ने पढ़ा है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप टू द पॉइंट, पिन पॉइंट बातें नहीं निकलेंगी। कोशिश ये करें, सोचे यार, एयरवे की प्रॉब्लम आपने नहीं बोली। एनेस्थेटिस का ब्रेड एंड बटर ही एयरवे होता है। आप एयरवे से पहले अगर पैल्पिटेशन और ट्रेमर्स और आई सिम्टम बोलेंगी तो ये अच्छा इंप्रेशन लगेगा। नो नो सर। ठीक है, आप बोलें कि ये पेशेंट जो होते हैं इसके अंदर, इसके अब आप आंसर को किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, ये मैं आपको मैथ्स सोचें, मैथ्स को सोचें, आप इसकी सिक्रीशंस को सोचें, ठीक है, और जो मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं उसको सोचें। जब आप इस तरह तरतीब से बोलेंगी तो अब आप कभी भी गलत नहीं बोलेंगी। सबसे पहले आप मैथ्स के इफेक्ट को बोल दें कि ये थायराइड है। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है वो मैथ इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब आपने मैथ इफेक्ट्स बोल दिया, अब आपकी आगे मर्जी है, आप उसी वक्त डिटेल बता दें या आप ये सिर्फ बोल दें कि मैथ इफेक्ट्स ऑन सराउंडिंग एरियाज, ये जो है वो आपका इसोफेगस या उसकी कोई नर्व की इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो ये मैथ इफेक्ट्स आपने बता दिए, उसमें सिक्रीशंस की, हाइपर सिक्रीशन की वजह से पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो रही है जिसके अंदर हमारे लिए एफिब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफिब्रिलेशन अच्छा, ए बाय द वे, जस्ट वैसे ही एक आपसे कहीं ना कहीं सवाल पूछे, एफिब क्यों एनेस्थेटिस्ट के लिए प्रॉब्लम होती है। व्हाई एफिब इज सिग्निफिकेंट फॉर एनेस्थेटिस्ट। क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्या होती है एफिब्रिलेशन। सर इसमें एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन से एम्बोलिज्म कैसे होता क्योंकि, है। सर क्योंकि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो वहां पे स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाता है, उससे जिसकी वजह होता है, से स्टेसिस की वजह से क्या होता है। सर स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और फिर एम्बोलिज्म के चांसेस होंगे। कौन सा एम्बोलिज्म होगा ये। पल्मोनरी, नहीं सर पल्मोनरी नहीं होगा। अब आपने अगर वहां पर एग्जाम में दिया ना, तो उसके बाद आप उल्टी भी लटक जाएंगी ना तो आप पास नहीं होंगी। लेफ्ट एट्रिया की फिब्रिलेशन की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है या बॉडी के अंदर एम्बोलिज्म हो सकता है, जी स्ट्रोक जी हो सर सकता है। वो, हाँ स्ट्रोक, ठीक स्ट्रोक है, इज इम्पोर्टेंट। इन डिफरेंटली जब हम एफिब की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहे हैं यूजुअली। ठीक है ना, तो ये देखें, मैंने आपसे ये सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बात पूछी। अब एग्जाम के अंदर अगर आपने ये ब्लंडर मार दिया ना तो आप डिफेंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल वाइवा ले रहे होते हैं, ये बाकी जो चीजें होती है ना, लोगों को बाद में बाहर आके ना वो बातें याद रहती हैं कि जो शायद हो सकता है वो इंपॉर्टेंट ना हो। समझ आई। तो ब्लंडर्स नहीं मारने,
आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि एट्रियल फिब्रिलेशन की आपने आगे अब सही बात बताई है। यू आर मैं तो आपको बहुत थोड़ा सा अपनी आवाज को की रुख को बदल के मैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये बात हो गई। मल्टी सिस्टम में क्या इफेक्ट्स और हो सकते हैं? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके अलावा जो आप बाकी, अब उसके बाद आप जो मर्जी बोल दें, एनीमिया भी हो सकता है, और ट्रेमर्स भी हो रहे हैं, मेटा प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, हाइपरथर्मिया भी हो रहा है, थायराइड, और साथ ये बोल सकते हैं कि दीज पेशेंट्स आर प्रोन टू डेवलप थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप इवैल्यूएशन, अगला क्वेश्चन ये है कि इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इस पेशेंट की? हाउ विल यू इवैल्यूएट? यही जो आपने बातें बताई हैं, इनको आप प्रैक्टिकली किस तरह इवैल्यूएट करेंगे? सर अब मैं ये कह सकती हूँ कि आई विल इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। वेरी गुड। अब क्या बोलेंगी आप इसमें? एंड आई हिस्ट्री विल। एग्जामिनेशन की तो तकरीबन हमने फीचर्स तो आपने बता दिए ना, मोटे मोटे जी फीचर्स सर। बता दिए। अब आप इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे? किन किन चीजों से क्वांटिफाई किया जाता है? सर इसमें पेशेंट की मैं ये देखूंगी कि ही और शी इज केमिकली एंड क्लिनिकली जो है यूथायरॉइड हो। ओके, और केमिकली और ठीक है, और उसके लिए आप इसमें क्या करवाएंगे? सर इसमें इसके T3 T4 एंड TSH लेवल्स हो जाएंगे। इसके अलावा सर TSH इसका होगा, चेस्ट ठीक है। एक्सरे और होगा सर। चेस्ट एक्सरे से क्या पता चलेगा? सर ट्रैकियल डेविएशन और लेटरल व्यू से रेट्रोस्टर्नल, अगर चेस्ट नहीं, अगर चेस्ट ट्रैकियल एक्सरे कंप्रेशन से हो रहा है तो लेटरल से ट्रैकियल कंप्रेशन पता चलेगा। बस, चेस्ट एक्सरे से ट्रेकियल कंप्रेशन पता चलेगी? सर लेटरल व्यू से हो सकती है। ओके, लेकिन ज्यादा नेक बताइए ना, एक्सरे नेक जी से पता चलेगा ना। एक्सरे में एक्सरे एक्सरे नेक या सीटी CT। स्कैन, ठीक है। और अभी आपने ना बायोकेमिकली से आप डायरेक्ट चली गई हैं मैस इफेक्ट पे। मैंने देखे, मैं आपको बताऊं, अब आपने दिमाग के अंदर, क्योंकि देखें ये किताबों में ये लिखा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, इसलिए आप लोगों की अप्रोच नहीं थी। आप डिस्पर्स हैं। कोई भी बंदा अगर आपसे बायोकेमिकली बोला है ना, तो उस वक्त आप मैथ्स की इफेक्ट में क्यों घुस गई हैं? पहले पहले आप बायोकेमिकली बता दीजिए ना। आपने T3 TSH बताया, इसके अलावा कोई बायोकेमिकली देखते हैं? इसके अलावा क्या चीजों से आपको बायोकेमिकली पता लगेगा? या क्लिनिकली आपने बोला है ना, तो बायोकेमिकली के साथ क्लिनिकली कैसे पता चलेगा इसका यूथ रेट का? क्योंकि देखिए वहां पर आपको टू द पॉइंट जवाब देना है। इसके लिए अब आपको यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट रेट बताना है, ठीक है। ओके सर। और आप साथ ट्रेमर्स भी बोल सकती हैं, ठीक है, कि उसको जो क्लीन, या आप ये भी जुमला बोल सकती हैं कि जो क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म है, जो नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली आप उसको क्वांटिफाई करते हैं आमतौर पे हार्ट रेट से, ठीक है ना, कि उसका हार्ट रेट, जब बीटा ब्लॉकर उसको दिया है, उसको आपने एंटी थायराइड मेडिकेशंस दी हैं, उसकी वजह से उसका जब हार्ट रेट और एट्रियल फिब्रिलेशन अगर पहले थी तो ठीक हो गई है, या अभी नहीं है और हार्ट रेट उसका कम हो गया है, ट्रेमर्स नहीं है, कोई और जो नॉर्मल क्लिनिकल फीचर्स हैं वो खत्म हो गए, ये आपका हो गया बायोकेमिकल। अब आप मैथ्स में घुस जाएं। मैथ्स में घुस जाए, देखो बहुत आसान है, तरतीब से बताना, जवाब बहुत आसान है, यकीन करो। जफजट घुसोगी ना तो आपको आधी बात याद आएगी, आधी बात नहीं याद आएगी। नमक डाल दिया खाने में, मिर्च भूल गई हो, मिर्च भूल गई की जगह चीनी डाल दी है, मतलब ये होता है। समझ आई बात आपको? तो यू हैव रेड एवरीथिंग। अब ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, याद रखो, ठीक है। समझ आ गई बात? मैथ्स के लिए आपने एक एक्सरे, चेस्ट एक्सरे से आपने बोला है रिट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन, ठीक है ना। रिट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन आपने देखनी है। रिट्रोस्टर्नल के लिए एक तो सीटी हो गया, सीटी नेक एंड थोरेक्स, और वो उसको कहते हैं जो है वो इनलेट, थोरेसिक इनलेट, थोरेसिक इनलेट, ठीक है, थोरेसिक इनलेट से होता है। और इसके अलावा क्या कराया जाता है? एक और चीज से भी बायोकेमिकली वो होता है, वो मैं मिस कर गया हूँ, थायराइड स्कैन, ठीक है। जो थायराइड स्कैन होता है उससे भी हॉट हॉट नोड्यूल और कोल्ड नोड्यूल्स का पता चलता है। बाकी आपका चेस्ट एक्सरे बता दिया आपने। और उसके बाद एक और मैस इफेक्ट को देखने के लिए और कोई टेस्ट करते हैं? सोचें जरा, एक टेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि किया जाता है फॉर मैस इफेक्ट। मैस इफेक्ट के लिए हमने बता दिया ना कि कहीं लंग्स पे वो थोरेक्स में तो नहीं पहुंचा हुआ,
सीटी से आपको पता लग गया, या आपकी इससे एक्सरे लैटरल नेक से पता चल गया आपको उसकी कंप्रेशन। एक इंपॉर्टेंट और बहुत चीज है, वो क्या चीज होती है? सर फ्लो वॉल्यूम लूप। फ्लो वॉल्यूम लूप्स, ओके फाइन, फ्लो वॉल्यूम लूप्स या भी आंसर बिल्कुल ठीक है। सर वो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी या नेजल वेरी गुड, एंडोस्कोपी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आपने देखो सोचा है ना, ये आपको किताब के सफे में से याद नहीं आया। अब मैंने आपके दिमाग को पोक किया है कि दिमाग को सोच के बताओगी तो आपको समझ, मुश्किल 4-5 तो चीजें, वहां पे कौन से कोई 75 स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। 4-5 चीजें ना, फ्लो वॉल्यूम लूप से आपको उसकी कंप्रेशन का पता चल जाएगा, ठीक है, कि उसकी एक्स्ट्राथोरेसिक है, इंट्राथोरेसिक है, फिक्स्ड है, कोई उससे आपको फ्लो वॉल्यूम लूप से पता चल जाएगा। और साथ आपने आइडियल या नेज एंडोस्कोपी से आपको पता लग गए वोकल कॉर्ड्स की, जिसकी मेडिको लीगल वैल्यू भी है और क्लिनिकल वैल्यू भी है, ठीक है। क्योंकि अगर जो है वो आपकी फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो सर्जिकली भी मेडिको लीगली इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको पता होगा तो आप उस तरीके से पोस्ट ऑपरेटिव आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बात हो गई। बाकी आप सीबीसी और एलएफटीज और आरएफटीज और वो बाकी चीजों को आप डिफेंड करने के लिए बता सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन से थायराइड इफेक्ट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं थायराइड एंटी थायराइड मेडिकेशंस के, वो भी इवैल्यूएशन में आ जाएगा ना। इवैल्यूएशन में आपने जी उसकी जो वो सिक्रीशंस हो रही हैं उनको बता दिया, मैस इफेक्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे कुछ, वो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आपको नजर आ सकते हैं, सोचिए जरा कि स्पेसिफिकली इन पेशेंट्स में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। सर वो बोन मैरो सप्रेशन होता है ड्यू टू ओके, वो कार्बिमazole की वजह से, और इसके लिए ज्यादा ग्रेन्युलोसाइटोसिस होता है। जवाब जवाब अच्छा होगा, सेल लाइन डिस्टर्ब हो सकती है बोन मैरो सप्रेशन की वजह से, ठीक है। ये जवाब ओ, ज्यादा मैं आपका जस्ट इम्प्रूव कर रहा हूँ कि आपने सीबीसी में ये आपने देख लिया। और उसके अलावा क्या चीज होगी? सर इसके अलावा याद नहीं आ और रही। कौन, सोचो जरा, देखो मैं आप खुद जवाब बताओगी। और दवाइयां सोच लो, उसका साइड इफेक्ट बता दो, खत्म हो गई बात। और कौन सी दवाई कॉमनली लेते हैं, एक ये हो गई, दूसरी कौन सी होती है दवाई? सर स्टीरॉयड बीटा होते हैं ना। ब्लॉकर्स आ जाती हैं। वेरी गुड, तो बीटा ब्लॉकर के आप बता दो, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है, सोडियम रिटेंशन हो सकता है स्टीरॉयड की वजह से। बस इतनी बात खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन आया कि अगर डिफिकल्ट उसका सर ग्वाइटर है, ग्वाइटर है, तो ग्वाइटर के पेशेंट को आपका इंडक्शन कैसे करेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं, आप थोड़ा सा सांस ले लो। कौन दूसरे बंदे ने, किसने जवाब बीच में बोला था? अब यहां से आप कंटिन्यू करें प्लीज, जिसने बीच में बोला था। अब यहां से आप ग्वाइटर का बताइए आप, अभी किसने बीच में बोला था जी प्लीज? सर, मैंने बोला। ओके हैदर, आप प्लीज बताओ। यही पेशेंट अभी तक हम ले आए हैं, ये पेशेंट को फायजा ने क्लिनिकली बायोकेमिकली यूथायराइड कर लिया है, और उसकी जो है ना आपने किया है तो उस ट्रेकियल डिविएशन है एक साइड पे, राइट पे या लेफ्ट जो भी आप बोलना चाहें, और उसकी थोड़ी सी होर्सनेस भी है। अब आपने इस पेशेंट को इलेक्टिव थायराइडेक्टमी के लिए एनेस्थेटाइज करना है, तो इसकी आप इंडक्शन कैसे करेंगे? पहली बात, एक बात। दूसरी बात ये, इससे पहले आप आपसे ये भी सवाल अगर वो पूछ लेते हैं ना तो भी, और आपसे वैसे भी पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर वो आपसे नहीं भी पूछे ना, तो भी जब उन्होंने आपसे ये सवाल पूछ लिया ना, तो उससे पहले आपने खुद से जल्दी से बोल देना है कि इसके अंदर मेरे पास क्या क्या चैलेंजेस है। मैंने आपको डाटा दे दिया है कि उसका ट्रेकिया एक साइड पे डेविएटेड हुआ है, और उसको होर्सनेस है बिकॉज उसकी जो है वो एक साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। अब बताइए इस पेशेंट को आप इंडक्शन कैसे करेंगे? सर, जो ये साइंस आपने बताए हैं जिसमें उसका ट्रेकिया की शिफ्ट भी और उसको सिम्टम्स भी हैं, कंप्रेशन सिम्टम्स भी हैं, तो ये हमारा जो है हमारे लिए एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि पेशेंट की जो है कंप्रेशन इफेक्ट्स की वजह से इसकी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है, डिफिकल्ट एयरवे हो सकता है सर। तो हमें फिर सारे अपने स्टेप्स वगैरह और सारे हमें जो है अपना प्लान जो है वो डिफिकल्ट क्या एयरवे क्या की क्या बेसिस क्या पे। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स, आप एक दो नाम ले सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसको हो सकती हैं? जुमले आपको ये लफ्ज बोले हैं वहां पे,
अगर आपने लव नहीं याद किए तो मैं आपको याद करा दूं, लेकिन कोशिश करें कि इस पेशेंट में जब आप इंडक्शन करने लगेंगे तो एयरवे के रेफरेंस से क्या क्या लव्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर हमें इसमें जो है डिफिकल्ट सर, हमारा जो एयरवे है इंट्यूबेशन सर, वो डिफिकल्ट हो सकती है सर, जो मतलब जो, और हमारी डिफिकल्ट वेंटिलेशन भी डिफिकल्ट हो सकती है सर, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन एंड डिफिकल्ट वेंटिलेशन क्या सर। होता है, कैन नॉट इंटुबेट, कीको सिनेरियो आ सकता है, ये टेलर कीको मेड है सिनेरियो, फॉर बिल्कुल कीको। एक जी बात हो सर। गई। अब कीको, नॉर्मली कीको में क्या किया जाता है। सर नॉर्मली जब कीको में तो ये किया जाता है कि जब जो है यूजुअली वैसे तो ये होता है कि आपके अगर थायराइड नहीं होता तो आपको नीडल के थ्रू जो है नीडल क्रिकोथोरैक्टोमी की जाती है। यहाँ पर कोई आपको एनाटॉमी नजर आएगी। यहाँ पे सर हमारा डिफिकल्ट होगा क्योंकि थायराइड की वजह से वो लैंडमार्क्स जो ऑब्सक्योर हो चुके होंगे सर, ये तो इसमें फिर हमारा सिनेरियो डिफिकल्ट चेंज। ये डिफिकल्ट बहुत हल्का लफ्ज आप बोल रहे हैं, यहाँ पर हो ही नहीं सकता, फ्रंट ऑफ नॉक्स विल नॉट बी पॉसिबल। विल ठीक नॉट है, बी पॉसिबल, तो बिल्कुल सर। इसलिए अगर इसके अंदर अगर आपने कीको में पहुंच गए तो डायरेक्ट फ्लाइट, विदाउट एनी, डायरेक्ट फ्लाइट टू हेवंस। ठीक है, बिल्कुल कहना जी है कि सर। मैंने कोई भी चांस नहीं देना, वी डोंट हैव टू गो इनटू द सिनेरियो ऑफ कीकू। समझ आई। तो जी हमारा सर। जो जो होगा, क्योंकि इवन अगर आप ईएनटी सर्जन, अच्छा मुझे यहाँ पर ही मैं अब आपसे अगला सवाल पूछता हूँ कि एक मैंने आपको कीको बता दी है, तो कीको को आप टैकल कैसे करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल समहाउ आप नहीं टैकल कर सके और आपने कीको को कर दिया, कीको को आप करने के वहां पर आपके पास कुछ मैनुअर्स होंगे या कुछ हेल्प आपकी ईएनटी सर्जन कर सकता है, या आप खुद आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस होंगे। सर हमारे पास ये होता है कि जब हमारा डिफिकल्ट इस तरह सिनेरियो होता है तो हमारा ईएनटी का प्रेजेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि इफ इन एनी क्या केस करेगा इंसान। कीको तक बात पहुंच जाती है तो सर रिजिड वेरी गुड, ब्रोंकोस्कोपी की जा एक रिजिड सकती है सर। ब्रोंकोस्कोपी हो गई। दूसरी बात, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी से आप एयरवे की जो कंप्रेशन हो रहा है उसको दूर कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, सर उसको हम उसके थ्रू वेंटिलेट भी कर सकते हैं, रिजिड ब्रोंकोस्कोप के थ्रू हम वो वेंटिलेट भी वो किया हो जा गई, सकता है। वो हो गई बात। अगली बात, दो बातें और हैं। और सर आप इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं सर, अगर इसी के थ्रू स्मॉलर साइज ट्यूब भी इंसर्ट किया जा सकता इंटुबेशन, इंटुबेशन की बात नहीं हो रही इस वक्त, सिर्फ हम कीको को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अदर देन इंटुबेशन। है। दो अदर चीजें देन और हैं, सर, एक आपने बता दिया रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, आपने रिवर्स सैलिक मैन्योर का नाम सुना है। जी सर, रिवर्स सेलिक मैन्यूवर में आप थायराइड को लिफ्ट करते हैं, अपवर्ड पकड़ के लिफ्ट करते लिफ्ट हैं कर देते ताकि हैं, कंप्रेशन, दो जी सर, ताकि कंप्रेशन कम जो है हो जाए। रिलीफ दो हो बातें जाए। हो गई, तीसरी एक बात और बता दीजिए, एक और है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सर, लेटरल, इसमें लेटरल, लेटरल कर देंगे। ठीक है, पेशेंट को लेटरल लेटरल कर करेंगे दें। तो उसका कंप्रेशन खत्म हो जाएगा, कि पेशेंट का थायराइड को लिफ्ट करेंगे तो हो सकता है कंप्रेशन खत्म हो जाए, पेशेंट को रिजिड ब्रोंकोस्कोप। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने उसकी इंडक्शन के अंदर प्लान ही ऐसा बनाना है कि उसकी एयरवे कोलैप्स हो ही ना, और वो एक ही है अब, एक फाइबर ऑप्टिक, चाहे जी आपने सर। की है या नहीं की जिंदगी में, वो आप ये ज़हन में अपने यही रखें कि ये मैं मजाकन बताता हूँ, रिलैक्स करने के लिए भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को काफी स्क्रू कर दिया है पिछले 10-15 मिनट में। एक बंदा था, वो वाइवे में गया तो उसको, वो बहुत मशहूर एनेस्थेटिस्ट था, बहुत, तो वो उसने कहा सर, वो उसको डिफिकल्ट इंट्यूबेशन पूछना चाह रहे हैं, सर नहीं प्रॉब्लम नहीं है सर, ट्यूब में डाल लूंगा। वो उसको डिफिकल्ट, नहीं नहीं फिर भी चलें, प्रॉब्लम हुई है, वो बहुत ही कोई अच्छा एग्जामिनर, उसने कहा कि चलें घेर के ही अगर हो गया, नहीं सर ट्यूब में डाल लूंगा। तो वहां पर आपने ये नहीं बातें करनी, ये वाली बात पे नहीं, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठा था कि मैं ट्यूब तो डाल ही लेता हूँ, तो ट्यूब में डाल ही लूंगा। वो एग्जामिनर बेचारा गरीब उससे डिफिकल्ट एयरवे पूछना चाह रहा है, और वो उसको कह रहा है कि नहीं सर मैं ट्यूब तो डाल ही लूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसका ये है कि फाइबर ऑप्टिक, आंसर इज अवे फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, अब एक फाइबर ऑप्टिक के बारे में जी वो सर। आपसे एक दो सवाल ये पूछ सकते हैं। अब एक फाइबर ऑप्टिक के लिए आप पेशेंट को कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे और कैसे करवाएंगे अब एक फाइबर ऑप्टिक, ये भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि अब एक फाइबर ऑप्टिक बहुत मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं किया। समझ आई। और जब नहीं किया और वहां पे जो काम नहीं किया वो बताना पड़े तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसने किया है उसके लिए तो बताना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली विद इन 30 सेकंड्स अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे बताएंगे अब एक फाइबर ऑप्टिक।
सर इसमें हम सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में डिटेल बताएंगे और इसकी रीजन बताएंगे कि हम उसका वे फाइबर ऑप्टिक करना क्यों चाह रहे हैं। उसके बाद हम पेशेंट को गुड। जो और है वो पेशेंट को उसके बाद सर हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के लिए हम लाइडोकेन जो है स्प्रे यूज कर सकते हैं, हम लाइडोकेन जो है नेबुलाइजेशन यूज कर सकते हैं, और हम लोकल ब्लॉक्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं ताकि पेशेंट का एयरवे जो है वो जो है ब्लंट, उसका जो रिस्पॉन्स है, इरिटेशन रिस्पॉन्स है वो उसका ब्लंट हो जाए सर। उसके बाद पेशेंट को सर रैम पोजीशन पे, जो भी ऑप्टिमाइज पोजीशन है उस पोजीशन पे उसको रख के थोड़ा एंजियोलिटिक भी दे सकते हैं, पहले एंजियोलिटिक दे सकते हैं और ग्लाइकोपाइरोलेट भी दे देंगे ताकि उसकी सिक्रीशंस ना हो सर। अच्छा, और अब उसके आपने बाद आपने क्योंकि 4-5 दफा सकते हैं बोल दिया, तो मैं तो शायद इतना नाराज ना हूं अगर मैं और आप बोलें, लेकिन जो पाकिस्तान में एग्जामिनर्स होंगे ना, वो आपका सकने पे आपको पकड़ लेंगे गर्दन से। ये सकना सकना क्या होता है, आप क्या करेंगे, वो बोलना है आपने। ठीक है, तो आपने जी सकना सर। सकने की बजाय आपने उसको कहना है कि मैं ये करूंगा, क्योंकि उन लोगों को ये आंसर पसंद है, तो इसमें आपको बता रहा हूँ। हालांकि इट शुड नॉट जी बी अ नेगेटिव आंसर, अगर आपने आप ये इस तरह का ये जुमला आप कहें कि ऑप्शंस आर ईदर इंडिविजुअल ब्लॉक्स विच प्रैक्टिकली आर वेरी डिफिकल्ट, नंबर वन। ठीक है, एक बात हो गई। Practically, so easier is that to do lidocaine spray, lidocaine gargles, taking care of the safe dose. Okay, and what else? Next step में क्या करेंगे? सर वी कैन ईदर नेजल, हम नेजल इंट्यूबेशन कर, नेजल के थ्रू जाएंगे तो हम नेजल नेजल जो है जाइनोसिन स्प्रे जो है वो भी हम वेरी गुड। तो आपने पहले लगा नहीं बोला सकते। था, आपने जी सिक्रीशंस सर। या आपने सिक्रीशंस के बारे में, या आपने जो है वो लुब्रिकेशन के बारे में, या आपने नेजल का नाम ही नहीं लिया था। ठीक है, तो आपने ये वहां पर, जी वो आपका एग्जामिनर तो पकड़ लेगा ना आपको इस बात पे, तो वहां पर आप अपने सवाल के जवाब को याद कर लें। क्यों, अवेक फाइबर ऑप्टिक कहीं ना कहीं आप पहुंचा देंगे, और फिर वहां पर अगर आप अवेक फाइबर ऑप्टिक का नाम ले लिया और आपको अवेक फाइबर ऑप्टिक बताना, वो बहुत बुरा इंप्रेशन होगा। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है ट्रांसट्रेकियल इंजेक्शन। क्योंकि वहां तक पहुंच गया, तो वो अब यहाँ तो ट्रांसट्रेकियल इंजेक्शन आप लगा ही नहीं सकते, लगाना ही चाहिए और लगा ही सकते ही नहीं है, इतना सामने है। तो यहाँ पर आप वो नहीं कर सकेंगे, तो आसान आंसर क्या है कि गार्गल्स करेंगे, एंजियोलिसिस कर सकते हैं विद अ मेडिकेशन विच डज नॉट डिप्रेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वो क्या है, कौन सी मेडिकेशन है जो कॉमनली आप यूज करते हैं जिससे रिस्पिरेशन डिप्रेस नहीं होती? सर हम लोग लिग्नोकेन यूज करते हैं सर इसमें नहीं फोर नहीं नहीं परसेंट नहीं नहीं नहीं, प्री के। मेडिकेशन, प्री मेडिकेशन। आपने मेडिकेशन एंजियोलिसिस की बात की है ना, एंजियोलिसिस का लाइडोकेन से क्या ताल्लुक है? जी सर, एंजियोलिसिस की सिर्फ मिडाजोलम यूज कर सकते हैं सर पेशेंट के लिए। मिडाजोलैम से एयरवे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपने मिडाजोलैम बोल अ, दिया, आप फंस जाएंगे आप। मिडा फिर मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली हम जो मर्जी करें, यहाँ पर आप डेक्समेडिटोमिडीन का नाम लें सिर्फ। ठीक है, डेक्समेथामिन जी सर। डेक्समेडिटोमिडीन से उसकी एंजियोलिसिस हो जाएगी और उसका एयरवे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि इट डज नॉट कॉज रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन। तो इज इट अ जी सर। सेफर ऑप्शन एज कंपेयर टू मिडाजोलैम? तो आप ये बता दीजिए, साथ आप एंटी सैलोगॉग बता दें, लाइडोकेन का आप स्प्रे बता दें कि ये जब बोले तो साथ आप ये जुमले को ऐड कर दें, कीपिंग इन केयर द डोज। तो यहां पर सेफ डोज कितनी होती है लाइडोकेन स्प्रे की? सर लाइडोकेन वैसे सर लिग्नोकेन जो है इसकी सेफ डोज जो है 3 mg पर केजी है सर, बॉडी वेट सर। यहां पर 3 mg पर केजी होती है। सर लिग्नोकेन की सर जो है वो टॉक्सिक डोज सर विदाउट एड्रेनलिन यहाँ पर सर। हम यहाँ पर ये डोज आएगी। वो सर ओके, जीरो 3 मिलीग्राम पर 0.01। के। नहीं 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 नहीं, एक मिनट इनको बोलने थे प्लीज। ये आप, क्योंकि आप जवाब गलत दे रही हैं, ये मैं जवाब को इस वक्त, अगर आप सही जवाब दिया होता तो मैं सुन लेता। बेटा, 3-5 होती है विदाउट एड्रीनालीन, विद एड्रीनालीन होती है 5 तक चले आप सहले, 5 to 7। और यहाँ पर जो टॉपिकल होती है इसकी डोज ये नहीं होती, आप लोग देखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए हर सूरत। ठीक है, 1 to तीन 1.5 डोज mg होती है। per kg. सॉरी, Sir, 1 to 1.5 mg per kg. बिल्कुल गलत डोज बता रहे हैं बेटा, टॉपिकलाइजेशन की डोज नहीं है ये। आपने, आप लोगों को कोई भी, अच्छा चलो इस वक्त नाउ ओपन, किसी को पता है तो बताएं, टॉपिकलाइजेशन के लिए लाइडोकेन की सेफ डोज कितनी होती है? जी, अगर किसी को नहीं आता तो फिर मैं बता देता हूँ।
टॉपिकलाइजेशन के लिए बेटा डोज होती है अप टू 9 मिलीग्राम पर केजी। टॉपिकलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। डोज होती है ना अप टू 9 मिलीग्राम पर केजी, और ये 9 मिलीग्राम पर केजी का स्प्रे होता है वो कितने परसेंट होता है जी हैदर बताओ, कितने परसेंट स्प्रे होता है? सर 4% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, यूजुअली 4% यूज किया जाता है सर। 4% का क्या, 9 मिलीग्राम पर केजी को 4% में कैसे फिट करेंगे? सर 4% का मतलब है कि 40 mg पर ml है सर, जो ओके, ये 4% है। स्प्रे होता है। स्प्रे में कैसे पता चलेगा आपको कि कितने, 1 ml कैसे हो गया? सर 1 यूजुअली जो होता है, आप इसका आंसर ये देंगे, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट होगा, तो यू कैन रेफर टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैनुअल। लेकिन यूजुअली जो होता है अप टू 10 पफ्स इज 1 ml, समझ आई? यानी कि एक जी सर। puff है वो 4 मिलीग्राम होगा या 10 मिलीग्राम होगा, अकॉर्डिंग 10%, ठीक है। जी सर। उस हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आपने कितने स्प्रे देने हैं, ठीक है, बात समझ आ गई? और आपने जी सर। बतने हैं और पेशेंट को कहना है कि उसको ज्यादा देर तक रखे, गार्गल करे, और उसके बाद ट्राई टू स्पिट आउट। ये बात हो गई। उसके बाद आप कह दें, अगली बात हो गई, आपने उसको लुब्रिकेशन प्रॉपर की, आपने मेक श्योर किया कि उसकी कोई नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और आपने किया उसका वो डी, उसके बाद आपने जो है वो उसका कर दिया स्प्रे एज यू गो। ये सबसे आसान आंसर है। अगर उन्होंने आपको इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक में, आपने पहले बता दिया ना कि इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजुअली, तो इसलिए बेहतर है कि वी कैन जस्ट डू द गार्गल्स कीपिंग इन व्यू द सेफ डोज, एंड जो है वो आपकी ये जो है स्प्रे एज यू गो, ठीक है। ये सेफ आंसर के अंदर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली आंसर। आपको अगर एग्जामिनर जबरदस्ती लेके जाए इंडक्शन में किसी अदर देन अवेक फाइबर ऑप्टिक, तो आपने ये कहना है कि इट इज, अगर वो आपको कहे कि पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया, तो आप पेशेंट को डॉक्यूमेंट करेंगे ये पेशेंट की सेफ्टी का इशू है एंड आई विल नेवर नॉट डू इट। यस, अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन में आपको करना पड़े, तो नंबर 2 पे अवेक फाइबर ऑप्टिक के बाद दूसरी कौन सी टेक्निक है जिसपे आप फिर भी कुछ आप कोशिश कर सकते हैं जो रिलेटिवली सेफ होगी, वो क्या होगी? टेक्निक है नंबर 2 सर पे। उसमें हम ये कर सकते, ये विद इंट्यूबेशन सर हम कर सकते हैं डीप करके, विदाउट मसल रिलैक्सेशन सर। डीप का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय डीप? सर मतलब एनेस्थीसिया इतना डीप कर दें कि उसका सर ये जो सिंपैथेटिक नो, रिफ्लेक्स है एयरवे का ये ब्लंट हो जाए सर। ये तो आपने, इसका मतलब है आप उसकी अपनिया कर देंगे ना, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जुमला याद कर लें कि वी कैन हैव केयरफुल इनहेलेशनल इंडक्शन विद प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। ये आप कहीं पर भी डिफिकल्ट एयरवे का जिक्र आ रहा है ना, तो ये अदर देन अवेक फाइबर ऑप्टिक, अगर आपको कोई ऐसे सिनेरियो के अंदर अदर देन इवन इवन मैं आपको बताऊं कि ये कोई ट्रूली सेफ आंसर, ट्रूली सेफ होगा, लेकिन इवन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन भी है ना, तो एटलीस्ट स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन उसकी ओपन है, वो है ना, और आपने रैम पोजीशन बनाई है, तो इवन एस्पिरेशन अंदर वे रिफ्लेक्सेस जो है वो ब्लंट नहीं हुए हुए होंगे। तो एक्चुअली दिस इज आर रिलेटिवली सेफर अप्रोच, समझ आई? क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने अगर सक्सामिथोनियम भी दे दिया तो मरीज गया, अगर आपने उसको प्रोपोफोल दे दिया और उसको एपनिया हो गया तो भी मरीज गया, ठीक है। तो वो आंसर को आप डिफेंड नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली हम सब यही करते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पर आप उसको कहें कि हम उसकी हम डिफिकल्ट एयरवे की तमाम चीज़ों को रेडी रखेंगे, और उसके कीको को, या हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी कि इनकेस इसका अगर एयरवे कोलैप्स हो जाता है तो हमारे पास सारे मैनुअर्स होंगे, बैकअप प्लान होगा हमारे पास, और हम ये कर सकते हैं कि उसकी इनहेलेशनल इंडक्शन करेंगे। उसको जो है वो लाइडोकेन से आप उसका स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट कर सकते हैं, आईवी, टॉपिकल नहीं। टॉपिकल देने से वो एयरवे एनेस्थेटाइज हो जाएगा और रेस्पिरेशन को हो जाएगा, तो टॉपिकलाइजेशन इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम उसकी ये जो है वो आपकी करेंगे लेरेंगोस्कोपी। बेहतर है अगर आपके पास वीडियो लेरेंगोस्कोप है, तो दैट विल मेक द लाइफ, आप उसको लेरेंगोस्कोप विद आपके पास अवेलेबल हो बूजी, या आपका स्टिलेट डला हुआ हो, तो जिसके जरिए आप जो है आपकी वीडियो लेरेंगोस्कोप से आपको बेहतर विजुअलाइजेशन होगी। तो उसके जरिए आप, अगर आपको विजुअलाइजेशन हो जाती है, तो देन इधर यू कैन पास बूजी, और यू कैन गिव एट दैट टाइम मे बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रोपोफोल,
so that the patient is letting you the intubation. ये एक आंसर है कि जो अदर देन अवेक फाइबर ऑप्टिका बता सकते हैं, ठीक है। तो जी सर। आई होप आप लोगों को कुछ कुछ समझ आया है। मेरा ख्याल है कि बहुत रात हो गई है यहाँ पर इस चीज को। देखो मैं आप लोगों को जब मैसेज कर रहा होता हूँ ना, मेरा मकसद देखो यही है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं देखो बेटा, मैं आप सब लोगों की स्टेज से गुजर चुका हूँ। मुझे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दफा तबीयत वो बहुत तसल्ली से मैं फेल हो चुका हूँ, और इस तरह भी फेल हुआ हूँ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कभी नहीं भूलता क्योंकि ये वो क्वेश्चन था जो मैंने 1 साल पढ़ने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था, और मुझे लिटरली मुझे फ्लैश हो गया और आई वॉज नॉट एबल टू आंसर, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि इस सवाल का मैंने जवाब क्या देना। आपने तो बहुत बेहतर आंसर दिया, मुझे तो इन बातों का पता ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने प्रोपोफोल कह दिया कि प्रोपोफोल दे देंगे, और मैंने कहा, वो कहता कि वो तो उसको एपनिया हो गया, मरीज मर गया, अब क्या करो। मुझे आंसर का क्योंकि कहीं ये किताब में नहीं लिखा हुआ। तो आई होप कि मैंने आपको एयरवे के रेफरेंस से थायराइड के बारे में जितनी बता सकता था। बाकी ये एयरवे के आपने कर ली, तो बाकी 3-4 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो आपने थायराइड क्राइसिस अगर हो गया, वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि थायराइड क्राइसिस हो गया है तो क्या करना है। सब लोगों को स्टॉप कर देंगे। आप ट्रिगरिंग एजेंट, वो क्या नाम है उसका, कोई जो ट्रिगरिंग एजेंट को रोकेंगे, और उसके बाद जो है आपकी जो उसकी मेटाबॉलिक इफेक्ट्स को करेंगे, कन्वर्शन को रोकेंगे, एनजी ट्यूब डाल देंगे, पैरासीटामोल देंगे, एस्प्रिन नहीं देंगे, और अगर स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर डेंट्रोलिन की भी जरूरत पड़ सकती है, वरना आप एनजी ट्यूब के जरिए, ब्लैडर के जरिए आप उसका टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। उसका कहीं अगर एरिथमियाज हो रहा है तो आप एरिथमियाज को कंट्रोल करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, स्टीरॉइड देंगे, एनजी ट्यूब डाल के प्रोपाइल थायोरेसिल या उसको वो दे देंगे, लेकिन उसका उस वक्त इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इट विल टेक टाइम। ये इसकी थ्योरी है। पोटेशियम आयोडाइड्स भी दे देंगे। यूनाइट क्राइसिस के रेफरेंस मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं इसके रेफरेंस से। अगला क्वेश्चन और आंसर देखो बेटा इसी तरह ही देना है जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल आंसर है ये। और एग्जाम में यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों को आदत है, या आप लोगों को आसपास जो आपके फ्रेश लोग पास होते हैं वो गलत आपको मिस गाइड हैं। वो उनको ये समझ नहीं आ रही होती है कि अगर वो फेल हुए तो वो फेल क्यों हुए और वो पास क्यों हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई छोटी सी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दफा एक एग्जाम में मैं फेल हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा था आइस पैक टेस्ट था माइस्थीनिया ग्रेविस में। मेरे फरिश्तों को, मेरे दादा अब्बू को कभी नहीं पता था कि ये क्या होता है आइस पैक टेस्ट। फेल इस वजह से नहीं हुआ था, मैं फेल हुआ था कि क्योंकि मैंने एक पेशेंट जिसकी लेजर सर्जरी होनी है, मेरे दिमाग में पता नहीं फतूर कहाँ से आ गया, मैं वो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में फॉरेन बॉडी की तरह करा रहा था। फेल में इस वजह से हुआ था। अब मैं बाहर जाके ये मैं बात नहीं बताऊंगा, मैं वहां पर जाके बताऊंगा कि यार मेरे से आई टेस्ट पूछा था और मुझे फेल कर दिया। ये याद रखें कि इस किस्म के क्वेश्चन से कभी आप फेल नहीं होते। अगर आपने कोई ब्लंडर नहीं मारा ना, अगर आपने कोई ऐसी सेफ्टी की पॉइंट ऑफ नहीं किया, तो एग्जामिनर आपके दुश्मन नहीं होते। वो आपको डरा भी रहे होते ना, वो आपको मुंह टेढ़ा भी करके भी बोल रहे होते ना, वो फेल नहीं करते। फेल हमेशा बंदा होता है सेफ्टी के इश्यूज में। फिरता है बंदा मोटी मोटी चीजों पे। एक बंदा मेरे पास आया, वो कह रहा है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे फेल कर दिया। उस बंदे को जब मैंने थोड़ा सा उसका स्क्रू करके मैंने उससे पूछा कि तुमको सवाल क्या पूछे थे, तो उस बंदे को ये नहीं पता था कि यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी में कहाँ लेवल तक, टीओआरपी के लिए कहाँ तक का लेवल चाहिए। एक इसी तरह एक लड़का फेल हुआ, उस बेचारे को ये नहीं पता था कि लेरिंगोस्पैज्म और ब्रोंकोस्पैज्म में क्या फर्क होता है। अब मुझे बताओ कि अगर वाइवा ले रहा है और उसको वाइवे में उसने जब उसको क्वेश्चन पूछा और उस बंदे को और ब्रोंकोस्पैज्म का डिफरेंस नहीं पता चल सका, दोनों लड़के मुझे ये कह रहे थे कि एग्जामिनर से मुझे फेल कर दिया, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ हुआ क्या है। ठीक है, वो जो लड़का था वो ब्लैडर में वो फंस गया था। फिर उससे उन्होंने अगला उससे सवाल पूछा कि आप उसको, वो उसने कह दिया मैं सिडेट करूंगा। वो सिडेशन में उससे वो रैमसे स्केल पूछना चाह रहे थे कि लेवल ऑफ कितनी लेवल तक करेंगे। वो लेवल ऑफ सिडेशन पे वो लेवल ऑफ एनेस्थीसिया पे चला गया, और उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा, वो उससे लेवल ऑफ एनेस्थीसिया ही पूछते रहे। वो आके वो उसने कहा कि मैंने उनको ये जवाब दिया था, मैंने कहा अल्लाह के बंदे वो तुमसे लेवल ऑफ सिडेशन पूछना चाह रहे थे कि आपने उसको सिडेट किया तो क्या आप सिडेट करेंगे, कि आप उसको वर्बल कम्युनिकेशन में रखेंगे, आप उसको पूरा सिडेट कर देंगे। वो आपसे रैमसे स्केल के रेफरेंस से पूछना चाह रहे थे। तो उसने कहा यस, ये तो मैंने उनको ये बता दिया, और उन्होंने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। ये होती है फेलियर। बाहर आके आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप लोगों के साथ हुआ क्या। इसलिए मेरी गुजारिश है, इतना हिस्ट्री में किसी को टाइम नहीं मिला होगा, आप लोगों का नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा सीपीएसपी के, जिसको 3 महीने वाइवे की तैयारी के लिए मिल रहे हैं। खुदा के वास्ते सिर्फ किताबें ना पढ़ें, प्रैक्टिस करें। और मैं जब आप लोगों को आवाज देता हूँ, मुझे और क्या मकसद है, मेरा और कोई मकसद नहीं है,
ये वो गलतियां, क्योंकि मैंने वो ये गलतियां की हुई है, मैं इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग जब भी फ्री हो, कॉल मी एनी टाइम, मैं हाजिर हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद और कुछ नहीं है, मेरा आप लोगों की बेहतरी है। मैं बहुत सारे लोगों से सवाल पूछता हूँ, कोई बंदा मुझे रिकॉर्ड करके जवाब भेजने में इंटरेस्टेड नहीं होता। फायदा आपका है बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यकीन करो, मुझे आवाज सुन के मुझे कोई मजा नहीं आएगा, ना ही मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं करूँ, लेकिन मैं फिर भी इस चीज को करता हूँ। ठीक है, तो थायराइड के बारे में हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस कर लिया। एक मैंने आपको थायराइड क्राइसिस के बारे में बता दिया, बाकी वो आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं जो कॉमन होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव यही पेशेंट की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो आप ये सवाल आपसे पूछेंगे इसको एक्सट्यूबेट कैसे करेंगे। एक्सट्यूबेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं 5 मिनट में मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। एक तो एक्सट्यूबेशन की वक्त इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि वही जो आपने बताया था ना, ये जो रिजिड ब्रोंकोस्कोप, तो रिजिड ब्रोंकोस्कोप आपके पास होना चाहिए नंबर 1, और उसके बाद आपने लीक टेस्ट करना है, आपने उसके डिफ्लेट करके देखना है कि उसका लीक हो रहा है या नहीं। अगर लीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये इसको ट्रेकोमलेशिया हो सकता है, तो आप उसको उस सूरत में आप उसको एक्सट्यूबेट नहीं करेंगे। यू विल गिव टाइम, आप उसको स्टीरॉयड दे सकते हैं, आप उसको है वो आपकी जो है ये जो होती है ना रेसिमिक एपिनेफ्रीन, और दूसरी एक और चीज इसके अंदर ये आप अंडर कवर आप ये करेंगे कि ब्रोंकोस्कोपिक हेल्प के जरिए आप उसको एक्सट्यूबेट करने की करेंगे, कि आपका ब्रोंकोस्कोप आप डाल के आप उसकी ट्यूब ड्रॉ करने की, अगर आपको लगता है कि ब्रोंक हो रही है तो आप उसको वापस ट्यूब को पुश कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह सिंपल उसकी एक्सट्यूबेशन नहीं होगी, आप उसको इंट्यूबेटेड आप उसको आईसीयू में भेजेंगे एंड यू विल गिव टाइम फॉर द पेशेंट टू बी एक्सट्यूबेटेड। यानी कि यहां तक भी अगर आपने उनको बता दिया ना तो आपका आंसर ठीक होगा। पोस्ट ऑपरेटिव अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये सवाल हर दूसरे से पूछते हैं कि भाई पोस्ट ऑपरेटिवली उसको स्ट्राइडर हो रहा है क्या करेंगे, तो आपका आंसर ये होगा भाई अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, प्रॉप अप करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे, जो है उसकी अगर कोई कंप्रेशन हो रही है बिकॉज ऑफ, तो आप फौरी तौर पे आप सर्जिकल टीम को इन्वॉल्व करेंगे। अगर सर्जन देर हो रहा है तब आप उसका कट करें, पहले नहीं बोल देना कि कट कर देंगे, कट करना आपका काम नहीं है। कभी जिंदगी में स्टिचेस खोले वहां पर आपने इस तरह बोलना, कम अज कम आपने उनको बता देना है कि वी विल इमीडिएटली वी विल ट्राई टू कॉल द सर्जन बिकॉज दे कैन हैंडल इन अ बेटर वे। मगर बेड साइड पे आपका कटर होगा, अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो वो करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बाकी क्या चीजें हो सकती हैं, रेजिडुअल एनेस्थीसिया हो सकता है, उसको ओवर डोज हो सकती है ओपिएट की, कोई भी किसी भी वजह से, या हाइपरकार्बिया हो रहा होगा या हाइपोक्सिया। ठीक है, तो आप उसको ऑक्सीजन, और फिर अगर वो नहीं होता एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन अप्रोच के रेफरेंस से ही आप उनको बता सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम या तो उसको इंट्यूबेट करेंगे या हम उसका सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस डाल के हम उसको ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करेंगे। ये आंसर है। और आखिरी चीज उसमें वो होगी जो हाइपर कैल्सीमिया, जो हाइपोकैल्सीमिया वाली होती है, लेकिन वो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में उनसे ये कहना है कि डिफरेंशियल में हो सकता है कि वो हो रही हो, चांसेस बहुत कम है, इमीडिएटली नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन स्पेशल सिनेरियो इट कैन प्रेजेंट, तो सो दैट विल बी इन योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, लेकिन जो कॉमन कॉजेज होंगी वही होंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आ गया है, और इंशाल्लाह फिर आप लोग जब भी आपको जरूरत हो मुझे बताइए, डेली 1-2 केस स्टडी डिस्कस करें। यकीन करो सिवाय कि सिर्फ किताबें पढ़ें कहां पास होता वायवे का, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं ना, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ये आंसर इसी तरह ही होते हैं। ये आप, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि थायराइड के में ये जो यहाँ कहाँ से, अब जिसको हाइंड साइड में देख लें थायराइड के, इसके अलावा क्या लॉन्ग केस के, ये तो टेबल वाइवा ये प्लस ये लॉन्ग केस सिनेरियो हो गया था। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछेंगे भाई, हाइपरथायराइड की क्या कॉजेज होती हैं, हाइपोथायराइड की क्या कॉजेज होती हैं, हाइपरथायराइड को कैसे मैनेज करते हैं, क्या उसकी थायराइड हार्मोन सिंथेसिस कैसे होती है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे उसकी कन्वर्शन, ये पहले से आपको आंसर्स याद हो, यही सवाल पूछेंगे, और कहीं दुनिया से सवाल तो नहीं लेकर आएंगे ना वो। फिर उसके बाद एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, या वो थायराइड क्राइसिस होती है या मैक्सिडेमा कॉमा, मैक्सिडेमा कॉमा को कैसे ट्रीट करना है, थायराइड क्राइसिस को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, और उसके बाद ये कि हम कब कहेंगे कि ये पेशेंट फिट है फॉर इलेक्टिव प्रोसीजर, चाहे वो हाइपोथायराइड हो चाहे वो हाइपरथायराइड हो। उसके अलावा वो आपसे ये क्वेश्चन और मजीद पूछ सकते हैं कि जो है वो क्या उसको कहते हैं में, कि यही पेशेंट अगर इमरजेंसी में आ गया तो आप क्या करेंगे। तो इमरजेंसी के अंदर भी आपकी यही होगी, ये विल बी अ ट्रिकी सिचुएशन, आप हाई रिस्क कंसेंट लेंगे, आईसीयू को बुक करेंगे, क्योंकि ये पेशेंट को भी हो। वो आपसे कोई भी एक्यूट एब्डोमेन का सिनेरियो करके पूछ सकते हैं, वो कोई भी सिनेरियो पूछ सकते हैं, उसमें आप ये कहेंगे कि वट एवर प्लान वी आर डूइंग
इट्स नॉट अ सेफ सिचुएशन। तो रैम पोजीशन और मैंने आपको बाकी बता दिया, लेकिन ये ना कहना कि रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन विद सक्सामिथोनियम फेल है, मरीज मर जाएगा। चाहे प्रैक्टिकली हम सब यही करते हैं, हम सब इसी तरह ट्रेन हुए, हम सब इसी तरह आज तक मारते नहीं है मरीजों को, बचा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये है कि वहां पर आपने ये नहीं कहना कि हम रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन विद सक्सामिथोनियम कर देंगे, नो, नॉट एट ऑल। आप उसको ये कह सकते हैं जो मैंने आपको आंसर बताया। ठीक है बेटा, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करें इंशाल्लाह। फिर कल आप लोग उनकी क्लास अटेंड करें, उनकी फजल साहब की, सैटरडे। आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसमें मुझे कोई नहीं मिलने। मैंने इसी किस्म की डिस्कशंस की हुई हैं कॉन्सेप्चुअल, जिससे आप लोगों को जो रट्टे मार रहे हैं ना, उन रट्टों को ट्रिमिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये वाइवा प्रैक्टिस के अंदर मैंने इसी किस्म के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और इसी तरह ही करेक्शंस की हुई हैं। तो थायराइड के अंदर ये यही है सर और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और कोई सर क्वेश्चन मेरा एक पूछना चाहते सवाल है। हैं? जी जी हेलो पूछिए प्लीज। सर, ये जी अवेक जी फाइबर ऑप्टिक में मुझे पूछना था कि उन्होंने जैसे हमने कह दिया कि अवेक फाइबर ऑप्टिक से हम इंडक्शन कराएंगे और एंटीरियर नेक स्वेलिंग है तो पेशेंट को, तो सर अब ये जो थायराइड का पेशेंट है, ओरल हमने एनेस्थेटाइज करा दिया, फिर उसके बाद पोस्टीरियर फेरिंग्स में हमने जो पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर के पीछे हमने इंजेक्ट कर दिया जाइलोकिन 2% वाला जाइलोकिन 1 ml बायलेटरली इंजेक्ट कर दिया, पोस्टीरियर फेरिंग्स हो गया एनेस्थेटाइज। अब जब हम वोकल कॉर्ड से पास होने लगेंगे या हम ट्रेकिया में इंट्यूबेशन करेंगे तो पेशेंट को तो कफ रिफ्लेक्स आएगा, तो अब हम आगे क्या करेंगे? नहीं, आपने क्या अभी ज्वाइन किया? नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। इसका जवाब बताया तो था कि स्प्रे एज यू गो। अच्छा सर, ठीक है सर। दूसरा सवाल में जो मेरा ये था सर, आपने जो भी कहा कि एयरवे और एक और रिफ्लेक्सेस बात जो है ये वो कि ये जो 2 ml आपने बताया ना, इसका मैंने पहले ही बता दिया है कि आप पहले ही उनको कह दें कि भाई इंडिविजुअल नर्व ब्लॉक्स आर नॉट नॉट इजी टू पॉसिबल। परफॉर्म, नॉट नॉट पेशेंट कंप्लाइंट, कि पेशेंट कंप्लाइंट नहीं है, पेशेंट को पेन होगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको गार्गल्स वाला है ना, जो गार्गल्स वाला आंसर बेहतर है। एक इसके ना चीज में मिस कर गया था, वो डिकंजेस्टेंट भी डाल सकते हैं और एक्चुअली कोकेन का भी जिक्र किया हुआ है, उनसे कहा नॉट अवेलेबल। कोकेन यूज किया जाता है इंटरनेशनली फॉर नेजल डिकंजेशन। 4% जी नेजल आप के लिए। जी अगला क्या सवाल अच्छा है? सर, वो आपने जो कहा था कि मैं इनहेलेशनल इंडक्शन कराऊंगी और वो इस तरह से कि एयरवे रिफ्लेक्सेस जो है वो इंटैक्ट रहें, तो सर एयरवे रिफ्लेक्सेस इंटैक्ट रहेंगे तो वो लैरिंजोस्कोपी कैसे कराने देगा? देखें, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर उसके अंदर ये बोलेंगे ना, क्या उसको कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन ब्लंट हो जाए, वो आपने नहीं देना। आप उसको बीटा ब्लॉकर दे दें, आप उसको लाइडोकेन आईवी दे दें। पैथेटिक रिस्पॉन्स को आपने ब्लंट करना है ना। स्टिमुलेशन जो होती है उसका एक लेवल आता है कि जिसके अंदर इवन बच्चों में मुझे बताएं सक्सामिथोनी, सॉरी, जो होता है सीवोफ्लोरेन से भी इंडक्शन होती है। ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं अक्सर सीवोफ्लोरेन से भी इंडक्शन हो जाती है, उनको देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको उस लेवल तक लेके जाना है और वहां पर आपको करके थोड़ी दिखानी है, समझ आई? आपने उनको सिर्फ ये बताना है कि क्योंकि आपकी प्रायोरिटी ये है उस टाइम पर, तो आप सिंपैथेटिक रिस्पांस को आप ब्लंट कर लेंगे विद बीटा ब्लॉकर, शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड इफ अवेलेबल। रेमिफेंटेनिल इज अ गुड चॉइस, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर आप कोई भी ओपियाइड उस टाइम पर देके उसके सिंपैथेटिक रिस्पांस करेंगे, बीटा ब्लॉकर के जरिए करेंगे, लाइडोकेन के जरिए करेंगे। ठीक है, और यू विल जस्ट ट्राई टू हैव अ चेक लेरिंगोस्कोपी। अगर आपको वोकल कॉर्ड उसके विजुअलाइज हो रहे हैं तो देन यू कैन गिव अ डोज ऑफ प्रोपोफोल। ठीक है, ताकि आपका वो एयरवे रिफ्लेक्स ब्लंट हो जाए और आप उसको बूजी डाल दें या आप उसको विद स्टिलेट आप ट्यूब डाल दें। ये एक आंसर है जो कि आप डिफेंड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी को एतराज है इस सवाल के इस जवाब पे तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एक सेफ आंसर है। 100% आपने पहले ही उनको बता देना है कि देर इज नो 100%, देर इज नो 100% सेफ ऑप्शन। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई और ऑप्शन करेंगे तो उसके अंदर मरीज की जान हो सकती है, कीको में चला जाएगा मरीज। ठीक है, तो आई होप के ये हो गया। ये मैंने कई दफा, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने एयरवे के ऊपर बेतहाशा दफा डिस्कशन की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने नहीं सुना। मुझे मायूसी इस बात पे हुई है कि आप लोगों को पता है कि डोज कितनी है। तो कितनी बुरी बात है अगर वहां पर कोई डोज पूछ ले और आप लोग वहां पर 1 मिलीग्राम पर केजी और 2 मिलीग्राम पर केजी और 3 मिलीग्राम पर केजी दे रहे हैं, जबकि टॉपिक आप कंफर्म कर लें इस डोज को। अभी आप लिखें कि व्हाट इज द सेफ डोज ऑफ लाइडोकेन फॉर टॉपिकलाइजेशन ऑफ एयरवे, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये है कि इसी तरह ही मैंने
सिनेरियोज में छोटे छोटे भेजता रहता हूँ, और आप लोग मुझे अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं और भी भेजने में हर वक्त हाजिर हूँ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये कोई क्लास के फॉर्म में हो, और आप लोग दिन भर मेरे साथ सिनेरियोज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बोलना चाहिए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सब लोग ग्रोन अप लोग हैं, आप लोग कोई 15 साल की लड़कियां या 15 साल के लड़के नहीं है। शर्माना छोड़, खुदा के वास्ते। एम्बेरसमेंट और वाइवे के अंदर एम्बेरसमेंट से बेहतर है कि यहाँ पर कौन किसको जानता है, इस ग्रुप में कौन किसको जानता है। जवाब देने से क्यों डरते हैं आप लोग? यार रिकॉर्ड करें और भेज दें। आपका आपको किस बात की शर्म है? वहां पे मैं भी तो बोलना है ना, सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। कोई कोई यहाँ पर आप वहां पर साइड पे हंस नहीं रहे कि ये सवाल का जवाब गलत दे दिया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। जितना अपने आप को एक्सपोज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना। अभी सुबह मैंने एक सिनेरियो भेजा था, पार्किंसन डिजीज पेशेंट फॉर कैटरेक्ट सर्जरी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये पूछेंगे वहां पे, ये किस किताब में आप ढूंढ लें, मॉर्गन के सफा नंबर 75-80 पे ढूंढ लें इसका आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ इसका आंसर। ये नहीं आप लोग जवाब दे सकते जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इस तरह के बेतहाशा सिनेरियोज हैं जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के हैं। जितना मर्जी पढ़ ले वहां पर, हाँ, जब प्रैक्टिकल सवाल पूछेंगे तो वहां पर एक दूसरे की शक्लें देख रहे होंगे कि इसका क्या जवाब देना है, इसका क्या जवाब देना है। किताबों के रट्टों से बाहर आ जाए। मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट में मैं वाइवा पास हुआ था ना मेरा, उस वक्त मैंने किताबों को उठा के मैंने फेंक दिया था। वक्त मुझे इस किताब मनहूस से नफरत हुई थी, क्योंकि वाइवा और वो उस किताब का कोई कोई लिंक ही नहीं है। वो एक मशरिक है और एक वो मगरिब है। किताब में कुछ और लिखा होता है, वाइवे में वो कम वक्त प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं, वो आपको पता ही नहीं होता जवाब देना। ठीक है, तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसान है। आप लोग यू जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। और प्लीज, बहुत सारे लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर दिया ना कि ईशान भाई डांटते हैं। यार मैंने मुझे डांट को आपको क्या हासिल होगा, मुझे बताइए। मैंने आप लोगों को कितना डांट दिया, क्या कर दिया मैंने इतनी देर में, मुझे बताइए। जो लोग पहली दफा आए हैं, इतने दिन से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, फजल साहब आप लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में फजल साहब जैसा टीचर नहीं देखा। मैं फजल साहब की बातों को अभी भी मैं ओन करता हूँ, लेकिन फजल साहब से आप लोग इतना फ्रैंक होकर सवाल नहीं पूछ सकते। मैं आप लोगों के लिए 24/7 हाजिर हूँ। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग एनी टाइम। मैंने अपनी जिंदगी को आप लोगों के लिए डेडिकेट किया है, मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये ग्रुप मेरे लिए इबादत है, मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है बेटा, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आई होप कि आप लोग रहेंगे, इन राब्ते में रहें। वाइवा सिनेरियोज जो यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है, मेरी गुजारिश है आप लोग सुने, उसके कर करके सुने। कोई भी समझ ना आए, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज के सर इस सवाल के जवाब में क्या बोलना है, इस सवाल के जवाब में क्या बोलना है। ठीक है, एक आखिरी आप लोगों को मैं गुजारिश ये करूंगा कि हर सवाल का 1-1 मिनट का आंसर आप रिकॉर्ड करें, हर डिजीज का। व्हाट इज सिकल सेल डिजीज, व्हाट इज सीओपीडी, व्हाट इज एस्थमा। 1 मिनट के आंसर में कॉम्पैक्ट आपको तमाम बातें उनको बता दें। ये आपकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब वहां उसको सिनेरियो देंगे ना, अ पेशेंट नोन केस ऑफ सिकल सेल डिजीज गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, अब आपको ये नहीं समझ आएगा कि इसके जवाब में आपने बोलना क्या है, क्योंकि टेबल वाइवे में 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट में आपने सारी बातें बतानी है। तो जब तक आपको दरिया को कुएं में बंद करना नहीं आता होगा ना, आप कभी भी आंसर दे ही नहीं सकते, और वो सवाल भी नहीं पूरे होंगे या इंप्रेशन बुरा हो जाएगा। तो अगर आपने उन्होंने आपसे ये पूछा ना, आप उनको अगर जवाब में शुरू में कह देंगे, मैं आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ कि सिकल सेल डिजीज एक हीमोग्लोबिनोपैथी है बिकॉज ऑफ मिस अलाइनमेंट ऑफ अमाइनो एसिड रिजल्टिंग इन weak hemoglobin which tends to sickle and result in crisis, which are 4 different sort of crisis: vaso-occlusive, aplastic, sequestration, hemolytic। और एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि हमने के अंदर वो तमाम फैक्टर्स को अवॉइड करना है जिससे सिकलिंग हो सके। एक बात हो गई, दिस पेशेंट इज गोइंग फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी। तो लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी के सारे कंसर्न्स हैं, स्पेशली इंसर्शन ऑफ ट्रोकार, creation of pneumoperitoneum and gradual absorption of CO2 resulting in hypercarbia, its sympathetic effect। ये मैंने अभी, मेरा 1 मिनट मुकम्मल नहीं हुआ शायद। अगर आपने, जब उन्होंने आपको सिनेरियो पूछ किया है ना, बिफोर ही आस्क यू एनीथिंग, अगर आपने ये 2 जुमले बोल दिए ना, अब आपके लिए एक तो ये कि आपने उनको बिल्कुल लाजवाब कर दिया है शुरू में ही कि आपको पता है कि सिकल सेल डिजीज क्या होती है। अब उन्होंने जो सवाल आपसे पूछने होंगे वो पूछ लेंगे। बहुत सारी में आपकी डिस्कशन को भी आगे बढ़ा लेंगे, उनको पता लग जाएगा कि इस बंदे को इस सवाल का जवाब देना आता है। ये प्रैक्टिस कर लें हर सिनेरियो के लिए। उन्होंने आपको सिनेरियो में बोल दिया है पेशेंट फॉर सीओपीडी गोइंग फॉर दिस प्रोसीजर, तो 3 चीजें आप ध्यान में रखें। एक उसकी डिजीज होगी, नंबर 2 उस पेशेंट की आइडेंटिटी होगी। वो 70 साल का बाबा हो सकता है, वो 7 महीने का बच्चा हो सकता है, वो 7 दिन का बच्चा हो सकता है, वो प्रेग्नेंट फीमेल हो सकती है,
वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव इतना कॉमन है, उसको भी मैं इसी में शामिल कर रहा हूँ। स्मोकर एक आइडेंटिटी है। तो इस तरह आइडेंटिटी के बारे में आपने एक दो बातें बोलनी है, एक दो बातें आपने सर्जरी के बारे में बोलनी है, एक दो बातें आपने उस पेशेंट की जो डिजीज अंडर कंसिडरेशन है उसके बारे में बतानी है। ये प्रैक्टिस कर ले हर डिजीज की, कि हर डिजीज का आपको चंक में, क्या एस्थमा क्या है जी, एस्थमा एक हाइपर रिएक्टिव डिजीज है जिसमें पेशेंट को वेरिंग डिग्री ऑफ ब्रोंकोस्पैज्म होता है, पैरोक्सिस्मल, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ ईदर एलर्जी, बिकॉज ऑफ ईदर वेजोमोटर इन्वॉल्वमेंट, और पेशेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी का होता है। हमने उसको कैटेगराइज करना है कि उसको कोई एक्टिव वीज है या नहीं है, और उसकी कोई दवाई जो ले रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स को हमने एंटिसिपेट करना है। ये हो गई। और एनेस्थीसिया, जो भी एनेस्थीसिया का कंडक्ट करेंगे उसमें हमने ऐसे फैक्टर्स या ऐसी दवाइयां या ऐसे तमाम मैनवर्स को अवॉइड करना है जिससे उसका ब्रोंकोस्पैज्म ट्रिगर हो जाए। ये आपने शुरू में जो अगर जुमला ये बोल दिया ना, एस्थमा में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने उनको ये बता दिया कि यार इस बंदे को पता है कि करना क्या। अब आप आहिस्ता खुद वो आपसे पूछते जाएंगे, आप बता दीजिए कि हम हिस्टामिन रिलीजिंग मेडिकेशंस नहीं देंगे, हम उसके अंदर डीप प्लेन के अंदर उसके एयरवे की मैनिपुलेशन करेंगे, लाइट प्लेन में नहीं करेंगे। उसको जो है वो जो वेंटिलेटरी सेटिंग, वो आपको, आप सब लोगों को आता है। प्रॉब्लम ये है लोगों को ब्रेकिंग सेंटेंस बोलना नहीं आता, और ब्रेकिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता। तो आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल डू एग्जामिनेशन, ये जवाब आपने अगर टेबल वाइज में देना शुरू किया ना, तो आप लोग 100% आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं। ये नहीं जवाब होता टेबल वाइवे के अंदर। वहां पर आपने लफ्ज वो है, आई विल इवैल्यूएट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड आई विल सी द डिजीज सिवियरिटी, आई विल डू द रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। ये जुमला आप हर डिजीज के अंदर फिट कर दें, हर डिजीज के अंदर फिट कर दें ये जुमले के। या वहां पर आपने नहीं, टेबल वाइवे में टाइम ही नहीं है यार, 5 मिनट में आपने उनको ये कहानी सुनाएंगे, आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल डू एग्जामिनेशन, आई विल डू इन्वेस्टिगेशन। नो, ये जुमले का टाइम ही नहीं है आपके पास। आप वहां पर जो उन्होंने आपसे आप बता, हर डिजीज के बारे में सोच के रखें, कि वहां पर आपने हर डिजीज का आंसर पहले से सोच के रखें, क्योंकि ये पेपर आउट है। कोई एक डिजीज हर सिस्टम के अंदर से, चाहे वो गाइनियोप्स है, चाहे वो पीडियाट्रिक्स है, चाहे वो एल्डरली है, ये तो आपका पेपर आउट है। ये तो आपका सवाल का जवाब आपके टिप्स पे होना चाहिए। अभी मैंने एल्डरली का बताया था कि एल्डरली के लिए आप याद रख लें, प्रेग्नेंट के लिए याद रख लें। आई एम सॉरी, टाइम ज्यादा हो गया, आप लोग करें, मैंने जो बताना था वो मैंने, आई होप कि आप लोगों को समझ आया फायदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you, sir. Allah Hafiz.